अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक तालीमी मरकज़ में जुमे को होने वाले ज़बरदस्त धमाके में 19 से ज़ायद अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए, लेकिन एक खबर में मरने वालों की तादाद 100 से ज़ायद बताई जा रही है। हुक्काम ने बताया कि धमाका शहर के मगरिब में दस्तबुर्जी इलाके में काज एजुकेशन सेंटर में हुआ, जहां तुलबा यूनिवर्सिटी के इम्तिहान के लिए बैठे थे। इस इलाके में हज़ारा अक़लियतें बड़ी तादाद में आबाद हैं। इसे कई बार निशाना बनाया जा चुका है। धमाके की जिम्मेदारी ताहाल किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की है। तालिबान की वजारत दाखिला के तर्जुमान अब्दुल नफी तौक ने कहा कि सिक्योरिटी टीमें जाए वक़ूफ़ पर मौजूद थी। उन्होंने कहा कि शहरी अहदाफ पर हमला दुश्मन के गैर इंसानी जुल्म और अखलाकी मियार की कमी को जाहिर करता है। तालिबान ने गुज़िश्ता अगस्त में इस मुल्क में हुकूमत बनाई थी। इसका कहना है कि वो इस्तेहकाम बहाल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इस्लामिक स्टेट ग्रुप के हरीफ इस्लाम पसंदों के हमले जारी हैं। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के देवर याम्बंकम इलाके में सिलेंडर के गोदाम में धमाके से 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने जुमे को इत्तला दी। पुलिस के मुताबिक हादसा चारशंबे की रात उस वक्त पेश आया जब ट्रक से सिलेंडर उतारे जा रहे थे। जख्मियों को चेंगलपट्टू के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिनमें से कल रात 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक दीगर ने आज सुबह जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ दिया। मुतवफ़ियों की शिनाख्त उमोद कुमार और सिंधिया के तौर पर की गई है, जिनकी कल रात मौत हो गई, जबकि गोदाम के मैनेजर जीवानंदम ने आज सुबह जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ा। पुलिस के मुताबिक ट्रक से सिलेंडर उतारते वक्त सिलेंडर फट गया, जिसकी वजह से आग लग गई और पूरे गोदाम को अपनी जद में ले लिया और कई सिलेंडर फटने से वहां मौजूद 12 अफराद बुरी तरह जख्मी हो गए। तमिलनाडु के वजीर TM अंबासन ने अस्पताल में जख्मियों की इयादत की और वाक़े की तहकीकात का यकीन दिलाया। आम लोगों को एक बार फिर झटका लगा है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट 0.50% का इजाफा किया। इसके बाद रेपो रेट 5.9% तक पहुंच गया। रेपो रेट के मुताबिक माफ कीजिएगा, एक रिपोर्ट के मुताबिक जुमे को खत्म होने वाले 2 माहाना मीटिंग्स के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हिंदुस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी सूरत हाल पर एक रिपोर्ट पेश की। होम लोन, गाड़ियों के कर्जे, एजुकेशनल लोन, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन भी महंगे हो जाएंगे। कर्जों की लागत में इजाफे की वजह से आम लोग गैर जरूरी खर्चात से गुरेज करते हैं और तलब कम होती है। ताहम रेपो रेट में इजाफे से उन सारिफीन को फायदा पहुंचेगा जिन्होंने FDI कराई हुई है। RBI ने मुल्क में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उठाए गए इकदाम के तहत मई से अब तक रेपो रेट में 1.4% का इजाफा किया था। कोरोना के दौर में रेपो रेट 4% पर था, जो अब बढ़कर 5.4% 5.40% हो गया है।
त्योहारों के मौसम में आवाम को महंगाई का एक और झटका लगा है। जुनूबी रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों में इजाफा कर दिया। प्लेटफॉर्म टिकट के लिए दुगनी रकम खर्च करनी पड़ेगी। रेलवे ने कहा कि त्योहार के दौरान ज्यादा हुजूम से बचने के लिए 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2023 तक प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतें 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए फी शख्स कर दी गई हैं। ख्याल रहे कि प्लेटफॉर्म टिकट के दामों में सिर्फ जुनूबी रेलवे ने ही इजाफा किया है। जुनूबी यानी सदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर चेन्नई में वाक़ है। इस फैसले के बाद कल से साउथ के तमाम रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म के टिकट 20 रुपए में दस्तयाब होंगे। प्लेटफॉर्म टिकट्स के दामों में ये इजाफा चेन्नई डिवीजन के 8 बड़े स्टेशनों पर नाफिज होगा। इन स्टेशनों में चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई एगमोर, तुम्बारम, कुट्टापाडी, अर्नाकुलम शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को 5G सर्विसेज मुल्क में लॉन्च करेंगे। इस सर्विसेज को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में लॉन्च करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इनेकाद दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाएगा, जो 1 से 4 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ये टेलीकॉम सेक्टर का हुकूमत की तायद वाला प्रोग्राम है। सर्विसेज फिलहाल कुछ सिलेक्टेड शहरों में लॉन्च होंगी। कुछ सालों बाद इसे मुल्क भर में फैलाया जाएगा। 1 अक्टूबर से ही एयरटेल वाराणसी में और जियो अहमदाबाद के गांव में 5G सर्विसेज शुरू करेंगे। इस दौरान दोनों ही रियासतों के वज़ीर आला भी मौजूद रहेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल पीएम मोदी से 5G सर्विसेज शुरू करने को लेकर कोऑर्डिनेट करेंगे। मरकजी हुकूमत ने पिछले दिनों 5G स्पेक्ट्रम के लिए ऑक्शन कराए थे। तब टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर को 1.5 लाख करोड़ में 51,236 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम अलॉट हुआ था। ऑक्शन में 5G इकोसिस्टम को जल्द से जल्द डेवलप करने की मांग साफ तौर पर नजर आई थी। 5G से 2035 तक इंडियन इकोनॉमी पर $450 बिलियन यानी करीब 36,57,000 करोड़ रुपए का इम्पैक्ट होगा। कांग्रेस में सदर के ओहदे के इंतखाब के लिए जुमे को 3 नॉमिनेशन फाइल हुए। पहला नॉमिनेशन शशि थरूर, दूसरा नॉमिनेशन झारखंड के कांग्रेस लीडर केन त्रिपाठी और तीसरा नॉमिनेशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। इसके साथ ही तय हो गया है कि अगला सदर गैर गांधी ही होगा। थरूर और त्रिपाठी के जो प्रपोजर्स हैं उनमें इक्का दुक्का लीडर्स थे, लेकिन गांधी फैमिली की चॉइस बताए जा रहे मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रपोजर्स की लिस्ट में 30 बड़े कायदीन के नाम हैं। इनमें G23 के बड़े चेहरे आनंद शर्मा और मनीष तिवारी भी शामिल हैं। खड़गे के साथ कायदीन के हुजूम की तस्वीर ये साफ कर रही है कि नॉमिनेशन ही नतीजे हैं। हाईकमान और टॉप लीडर्स के सपोर्ट से खड़गे का सदर बनना तय माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो खड़गे बाबू जगजीवन राम के बाद दूसरे दलित सदर बनेंगे। जगजीवन राम 1970 से 71 में कांग्रेस के सदर रह चुके हैं। नामांकित पत्र पेश किया हूं और मुझे सभी लीडर्स, कार्यकर्ता, डेलीगेट्स और जितने भी प्रमुख राज्य है उस राज्य के नेता लोग भी यहाँ पर हाजिर होकर मेरे को प्रोत्साहित किए और नॉमिनेशन भरने के लिए वो खुद यहाँ पर रहे। इसीलिए मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ और मेरे लिए जो सभी डेलीगेट्स, लीडर्स, कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण जो प्रोत्साहन किए और इस चुनाव लड़ने के लिए मुझे जो सहकार मिला उनको, इसलिए उनका फिर एक बार मैं आभारी हूँ। खासकर जो खुद यहाँ पर आकर AICC ऑफिस में वो मेरे नामांकन भरे, प्रपोज किए। That's right. You know, we are all party colleagues. We all share the same Congress ideology, values, ideals. We want the party to be strengthened. So this is not a kind of
two rivals, दुश्मन की बात नहीं है ये, तो दोस्तों के आपस में there's going to be a friendly contest, but we all want the party to be strong. That's it. Sir, Mr. Kharge is also in the battle. Let me wait and see. I only see your speculation. When he comes and he's also a very respected senior colleague. We work together in the Lok Sabha. It'll be a good thing to have more people in the fray. And From the beginning, I've said the more candidates, the better. What about Mr. Mukul Wasnik? If he comes into the battle, how does He also. These are all very good, experienced, loyal Congress. मैंने जीवन भर कांग्रेस के लिए काम किया है और जीवन भर काम करता रहूंगा। मेरी निष्ठा, मैं कह चुका हूं, 3 बातों पर मैं समझौता नहीं करता। पहली बात, दलित, आदिवासी और गरीब का पक्ष, इस पे मैं समझौता नहीं करता। दूसरा है सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के साथ मैं कभी समझौता नहीं करता, उनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहा हूं। तीसरा, मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के साथ, इस पे मैं समझौता नहीं करूंगा और न मैंने आज तक किया है। इसलिए खरगे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं, तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठ और सम्मानजनक नेता है। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा है कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। धन्यवाद। Today we received 20 nomination form, of which 14 were filed by Kharge ji, 5 from Sri Shashi Thakur ji, and 1 Mr. Krishnanand Tripathi, who is from Jharkhand. Tomorrow we will scrutinize the form, and tomorrow evening we will announce the form which are valid and the name. कांग्रेस सदर के इंतखाब में नॉमिनेशन के आखिरी दिन गांधी खानदान के भरोसेमंद मल्लिकार्जुन खड़गे ने वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी है। जुमेरात देर रात तक सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के बीच नए सदर को लेकर मीटिंग हुई, जिसके बाद जुमे की सुबह खड़गे को 10 जनपद पर बुलाया गया था। गांधी खानदान के बैकडोर सपोर्ट की वजह से खड़गे का कांग्रेस सदर बनना तय माना जा रहा है। सब कुछ सही रहा तो मजदूर आंदोलन से करियर की शुरुआत करने वाले खड़गे मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की कमान संभाल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो खड़गे बाबू जगजीवन राम के बाद दूसरे दलित सदर बनेंगे। जगजीवन राम 1970 से 71 में कांग्रेस के सदर थे। अगर हम इनके पूरे करियर के बारे में देखें तो 2014 के लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को 44 सीटों पर ही सिमटना पड़ा था। मोदी लहर में पार्टी के कई दिग्गज कायदीन इलेक्शन हार गए थे। ऐसे में कर्नाटका के गुलबर्ग से आने वाले खड़गे ने अपनी सीट बचा ली थी, जिसका उन्हें फायदा मिला। कांग्रेस ने लोकसभा में उन्हें पार्टी का कायद बनाया था। वहीं जुनूबी हिंद से होने के बावजूद खड़गे ऐवान में हिंदी में ही अपनी बातें रखते हैं। राहुल गांधी के उठाए गए राफेल से लेकर नोटबंदी के मुद्दे को खड़गे ने लोकसभा में बखूबी उठाया, जिससे वो टीम राहुल में भी शामिल हो गए थे। हालांकि 2019 के इंतखाबात में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जल्द ही राज्यसभा के जरिए खड़गे ने ऐवान में एंट्री कर ली। बाद में पार्टी ने गुलाम नबी आजाद को हटाकर खड़गे को राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया था। 2019 में महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे के साथ हुकूमत बनाने की बात आई तो पार्टी ने खड़गे को ही इंचार्ज बनाकर भेजा। खड़गे सोनिया गांधी के इस मिशन को वहां कामयाब करने में कामयाब रहे। इतना ही नहीं, जुलाई महीने में जब ईडी ने सोनिया राहुल गांधी से पूछताछ के लिए उन्हें दफ्तर बुलाया, उस वक्त पार्लियामेंट में
जो मुखालिफत की गई थी, एहतजाज किया गया था, ये मोर्चा खड़गे ने ही संभाला। 2013 में कर्नाटका असेंबली इंतखाबात के बाद खड़गे वजीर आला की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन उन्हें मरकज की पॉलिटिक्स में ही रहने के लिए कहा गया था और उनकी जगह के सिद्धारामैया को सीएम बनाया गया था। खड़गे उस वक्त मनमोहन कैबिनेट में वजीर थे, जिसके बाद उन्हें वजारत रेलवे का जिम्मा भी दिया गया था। 50 साल से ज्यादा वक्त से पॉलिटिक्स में एक्टिव खड़गे को 1969 में 1969 में कर्नाटक के गुलबर्गा शहर के सदर की जिम्मेदारी मिली थी। खड़गे ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शुरुआत में वो पार्टी के पब्लिसिटी के लिए खुद पर्चे बांटते थे और स्लोगन दीवारों पर लिखते थे। खड़गे साल 1972 में पहली बार एमएलए बने। इसके बाद वो 2008 तक लगातार एमएलए चुने जाते रहे। साल 2009 में पार्टी ने उन्हें गुलबर्गा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। इसके बाद वो लोकसभा पहुंचे। वो लगातार 2 बार 2009 और 2019 में एमपी बने। खड़गे अपने सियासी करियर में 9 बार एमएलए रह चुके हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा केरला के बाद तमिलनाडु में होते हुए कर्नाटका में दाखिल हो गई। कर्नाटका के जिले चामराजनगर के गुंडलुपेट में राहुल गांधी और दीगर भारत यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेगी और इसका मकसद बीजेपी संघ के नजरिए के खिलाफ खड़ा होना है, जो नफरत और तशद्दुद फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये यात्रा आइन की हिफाजत की यात्रा है। आइन के बगैर हमारे तिरंगे का कोई मतलब नहीं है। इस यात्रा में आपको नफरत तशद्दुद नजर नहीं आएगा। हर मजहब, हर जात, हर इलाके, हर जबान के लोग इस यात्रा में साथ चल रहे हैं। बस हाथ ना ये छूटे कभी, है सामने एक नई शहर। हर आंख के आंसू पोंछ सकूं, दामन मेरा है इतना बड़ा। कोई धर्म हो, कोई जात हो, हम साथ थे, हम साथ हो। नफरत को प्यार से जीत कर बस जोड़ने की बात हो। जब से है थामे हाथ हम छू डाले हैं कितने आसमां। तेरे हाथ में है, जग में हूँ, तिरंगा हूँ, हर रंग में हूँ। तेरे हाथ में, तेरी जग में हूँ, तिरंगा तेरे हाथ में, तेरी जग में हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे के रोज आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान बनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को गांधीनगर कैपिटल स्टेशन पर हरी झंडी दिखाई और कालूपुर वाक़े अहमदाबाद स्टेशन तक का सफर भी किया। जब वो गांधीनगर स्टेशन पर पहुंची तो वज़ीर आज़म के साथ गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने वंदे भारत एक्सप्रेस 2 के ट्रेन के डिब्बों का मुआयना किया और ट्रेन में दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस के लोकोमोटिव इंजन के कंट्रोल सेंटर का भी मुआयना किया। साथियों, आज का दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आज गुजरात के लोगों से एक और काम के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मुझे अब मालूम है अभी 2-4 दिन में जब मेट्रो सबके लिए खुली हो जाएगी तो जल्दी जाना देखना बहुत लोग जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं हमारे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे, हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स रेलवे से, अर्बन मिनिस्ट्री से बात करके, मेट्रो वालों से बात करके जाकर के अध्ययन करें कि इतने गहरी खुदाई करके ये रेलवे स्टेशन कैसे बने होंगे, कितना खर्च करना पड़ा होगा, ये पैसा किसका है? हम देशवासियों का है। एक बार हम ये शिक्षा देते रहेंगे
कि ये काम कैसे हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, कितने समय में हुआ है, किस किस प्रकार की टेक्नोलॉजी लगी है, तो हमारे बच्चों के विकास के लिए भी काम आएगा। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा शिक्षा विभाग से कि मेट्रो स्टेशनों की मुलाकात सिर्फ मेट्रो ट्रेन में सफर करने के लिए नहीं, उनको दिखाया जाए कि ये कैसे बना है, कैसे चलता है, क्या काम करता है, इतना नीचे टनल कैसे बनी होगी, इतनी लंबी लंबी टनल कैसे बनी होगी। उनको एक विश्वास पैदा होगा कि टेक्नोलॉजी से देश में क्या प्रगति हो रही है और उनकी ओनरशिप बनेगी। जब आप मेरे देश की नई पीढ़ी को ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे भविष्य के लिए है, जब एक बार मेरे नौजवान को इस बात का एहसास होगा, वो कभी भी किसी आंदोलन में ऐसी प्रॉपर्टी पर हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा। उसको उतना ही दर्द होगा जितना उसके अपनी घर की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। उसकी साइकिल को अगर थोड़ा नुकसान होता है तो जो दर्द होता है, वो दर्द उसको मेट्रो को नुकसान होने से होने वाला है। लेकिन इसके लिए हम सबका दायित्व है, हम हमारी नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे के दूसरे दिन एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए उनका काफिला हाईवे पर रुक गया। वज़ीर-ए-आज़म वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए अहमदाबाद से गांधीनगर जा रहे थे। उसी दौरान हाईवे पर एम्बुलेंस देखकर पीएम का काफिला रोका गया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमे को कहा कि हुकूमत दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ सर्दियों के मौसम में फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए तैयार है और पिछले साल की तरह इस बार भी पराली गलाने के लिए मुफ्त बायो डिकम्पोज महलूल का स्प्रे किया जाएगा। केजरीवाल ने आलूदगी से निपटने के लिए 15 नुकाती सरमाई एक्शन प्लान का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सर्दी आने वाली है और हम देखते हैं कि सर्दियों में दिल्ली में आलूदगी बढ़ जाती है। दिल्ली हुकूमत ने सर्दियों में आलूदगी पर काबू पाने की तैयारी कर ली है। इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। दिल्ली वालों ने मिलकर पिछले 7 साल में कई कदम उठाए, लेकिन मैं 10 जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हम सब ने मिलकर उठाए जिसकी वजह से प्रदूषण पे असर पड़ा, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। हम सब लोगों ने मिलकर किया है, सभी दिल्ली वासी 2 करोड़ दिल्ली वासी इसके बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले दिल्ली में पहले आप जानते हैं कि बिजली खूब जाया करती थी। जब बिजली जाती थी तो जनरेटर चलते थे तो पोल्यूशन होता था डीजल का। जब से हमारी सरकार बनी है हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली की सप्लाई कर दी, तो अब जनरेटर चलने बंद हो गए। इस एक कदम की वजह से इतना पोल्यूशन कम हुआ है। दूसरा, दिल्ली में 2 थर्मल पावर प्लांट थे। ये इनसे महीन वो फ्लाई ऐश जो होती है वो निकलती थी और उसकी वजह से काफी पोल्यूशन होता था। ये दोनों थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए, कहीं और से हमने बिजली का इंतजाम कर लिया। अब दिल्ली एक मॉडल राज्य बन गया है जहां कोई भी कोल आधारित थर्मल पावर प्लांट नहीं है। इसकी वजह से भी पोल्यूशन पे काफी असर पड़ा। डस्ट पोल्यूशन को हमने बहुत सख्ती के साथ निपटा है। जितने कंस्ट्रक्शन साइट्स थे वहां पे जहां भी पता चला, जहां पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, चाहे किसी बिल्डिंग की हो रही है, मकान की हो रही है, जहां भी कंस्ट्रक्शन साइट्स थे, जहां भी गड़बड़ पाई गई कि पोल्यूशन हो रहा है, वहां भारी जुर्माना किया गया और सभी नए कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए, कि ऐसे नहीं कि एक बार गए और उसके बाद वापस आ गया और फिर उन्होंने दोबारा पोल्यूशन करना चालू कर दिया। रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए एक वेब पोर्टल बनाया जिससे पता चलता रहता है कि उस साइट के ऊपर पोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना के महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की क़यादत वाले धड़े को निशाना बनाया। पार्टी के तर्जुमान सामना के जरिए उन्होंने कहा कि हमें हर लड़ाई जीतनी है और हम जीतेंगे ही, लड़ाई चाहे अदालत की हो या कमीशन की। उन्होंने मजीद कहा कि
तारीख में ठगों की बगावत की तरह महाराष्ट्र में हिंदुत्व के नाम पर जालसाजी करने वाले लोगों ने हद पार कर दी है, लेकिन सिर्फ हाथ में भगवा रखने का कोई फायदा नहीं, जाफरान दिल में होना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत को बचाना है और हिंदुत्व को बरकरार रखना है। उन्होंने कहा कि अगर हम अवाम के जहन की जंग जीत गए तो उनके जहन का वो जज्बा बरकरार रहेगा, इस बात को जहन में रखें। इस दौरान शिवसेना को धोखा देने वाले शिवाजी ऑडलराव पटेल को निशाना बनाते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि हल्के शेरूर में कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ी, लेकिन अब वो मेरे साथ होने का दावा कर रहे हैं। शिवनेरी किला शेरूर हल्के में है। जिस इलाके में शिवनेरी है वहां गद्दारों को सियासत में नहीं आना चाहिए, वरना शिवनेरी की तौहीन होगी। कबल अजीज पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो दशहरा रैली में नज़्म ज़ब्त के साथ शिरकत करें। शिवसेना की रैली 5 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में मुनक़िद की जा रही है, जिससे उद्धव ठाकरे खिताब करेंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में वाक़ श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामले पर समाअत अदालत में अभी चल रही है। इस दरमियान मथुरा की अदालत में एक नई अर्जी दाखिल होने से मजीद हलचल पैदा हो गई। ताज़ा अर्जी में मीना मस्जिद को दूसरी जगह मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया। अर्जी दहिंदा का दावा है कि मस्जिद केशव देव मंदिर की जमीन के हिस्से पर बनाई गई और इसीलिए मस्जिद को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाना चाहिए। अदालत ने इस मामले में समाअत के लिए आइंदा 26 अक्टूबर की तारीख भी मुकर्रर की है। केरल हाई कोर्ट ने बैंड ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और केरल के इसके साबिक जनरल सेक्रेटरी पर 5 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने उन्हें हुक्म दिया कि ये रकम रियासत के वजारत दाखिला महकमे दाखिला के पास जमा कराएं। बीते दिनों पीएफआई के मुजाहरे में हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोर्ट ने जुमेरात को यह फैसला सुनाया था। दरअसल 22 सितंबर को पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की रेड के बाद तंजीम ने 23 सितंबर को केरला बंद बुलाया था। इस दिन मचे एहतजाज के चलते रियासत की जायदादों को यानी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा था। केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने इस नुकसान की कीमत करीब 5 करोड़ 20 लाख रुपए बताई थी। केएसआरटीसी ने कोर्ट में पिटीशन दाखिल करके बताया था कि इस हड़ताल की वजह से इस हड़ताल की इतला उन्हें पहले से नहीं थी, जिसके चलते हड़ताल के दौरान उनकी बसें नुकसान उन बसों को पहुंचा गया और पैसेंजर्स भी बसों में नहीं बैठे। इस सिलसिले में केरल हाईकोर्ट ने कहा कि तंजीम को इस नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना जरूरी है। कोर्ट ने रियासती हुकूमत के रवैये पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत ने इस हड़ताल के ऑर्गेनाइजर्स को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। दिल्ली की साकेत अदालत ने जामिया मिलिया इस्लामिया में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के मामले में शर्जील इमाम को जमानत दे दी है। शर्जील पर सीए एनआरसी मुखालिफ एहतजाज के दौरान जामिया में मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज तकरीर करने का इल्ज़ाम है। दिल्ली की एक अदालत ने रवां साल 24 जनवरी को शर्जील इमाम के खिलाफ आईपीसी की कई संगीन दफात के तहत इल्ज़ाम तय किए थे, जिनमें बगावत भी शामिल है। इसके बाद अदालत ने अदालत ने कहा कि शर्जील इमाम को दिसंबर 2019 में दी गई इश्तियाल अंगेज तकारीर के हवाले से ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। झारखंड में बच्चा चोरी की अफवाह के दरमियान बेगुनाहों की पिटाई का मामला आम हो गया। गुज़िश्ता 15 दिनों में रियासत के अलग अलग इलाकों में 2 दर्जन से ज्यादा लोग बच्चा चोर होने के अंदेशे में भीड़ के गुस्से का शिकार हुए हैं। धनबाद में एक बेकसूर का पीट कर कत्ल कर दिया गया, जबकि हजारीबाग जिले के बुड़का गांव में भीड़ ने खातून अफसर और उसके शोहर तक को बुरी तरह पीट दिया। झारखंड पुलिस का कहना है कि रियासत में हाल के दिनों में बच्चा चोरी का कोई वाकया पेश नहीं आया। पुलिस की तरफ से रियासत के लोगों से ऐसी किसी भी अफवाह पर यकीन न करने की अपील की गई है। पुलिस की तरफ से ऐसी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी तंबीह दी गई है। जुनूब मगरबी दिल्ली के जामिया नगर इलाके वाक़े होली फैमिली अस्पताल में जुमेरात की शब जामिया मिलिया इस्लामिया के एक तालिब इल्म को एक दीगर तालिब इल्म ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में जानकारी देते हुए बताया कि रात तकरीबन 8:50 पर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में तुलबा के 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हो गया था। इस झगड़े में उत्तर प्रदेश में वाक़े मीरठ जिले के रहने वाले 26 साला तालिब इल्म नोमान चौधरी के सर पर संगीन चोट आई थी और उसे इलाज के लिए होली फैमिली अस्पताल दाखिल कराया गया था। इसी दौरान एक और तालिब इल्म ने नोमान से मिलने आने वाले नौजवान पर गोली चला दी।
जबलपुर हाईकोर्ट में वकीलों ने आज खूब हंगामा किया। दरअसल वकील अपने साथी वकील की खुदकशी से मुश्तइल हो गए थे और कोर्ट अहाते में जमकर हंगामा किया। खबरों के मुताबिक जबलपुर हाईकोर्ट के वकील अमित साहू ने जमानत में जज के जरिए बरक तबसरा किए जाने के बाद खुदकशी कर ली थी। इसके बाद साथी वकील लाश को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए। जज नहीं मिले तो चीफ जस्टिस कोर्ट में वकीलों ने हंगामा कर दिया। बताया जा रहा है कि जमानत दरखास्त पर समाअत के दौरान वकील, जिनका नाम अमित साहू बताया जा रहा है, जज ने मनफी तबसरा कर दिया था। इस तबसरे से वकील अमित साहू इतने अफसरदा हुए कि उन्होंने खुदकशी कर ली। इस वाकये से जबलपुर कोर्ट के वकील नाराज हो गए और कोर्ट में हंगामा शुरू कर दिया। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।